Jai Hind everyone. Today we are going to start lesson 2, the sound of music. This lesson has two parts, part 1 and part 2. So today we are starting part 1. This is about Evelyn Glennie who listens to sound without hearing it. ये कहानी एवलिन ग्लेनी के नामक एक लड़की के बारे में है जो कि आवाज़ों को सुनती है बिना उसे सुने हुए। तो यहाँ पर दो वर्ड्स आपने देखे, लिसन और हियर। क्या डिफरेंस होता है लिसन और हियर में? हियर मतलब कानों से सुनना। बहुत सारी आवाज़ें आपके कानों में जाती हैं, जैसे कि ये फ़ैन की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, गर्मियों में कूलर एसी चलते हैं उनकी आवाज़, या कोई भी ऐसी नॉइज़ जो आपके कानों में अपने आप पड़ रही है, अपने आप जा रही है तो आप सुनाई दे रही है, पर आप उस पर ध्यान नहीं लगा रहे, आप सुन नहीं रहे। जबकि लिसन हम तब यूज़ करते हैं उन आवाज़ों के लिए जिसको हम खुद सुनना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो ये अंतर है लिसन और हियर का। हियर करना मतलब बहुत सारी आवाज़ें जो अनविलिंगली हमारे कानों में जा रही हैं और हमको सुनाई दे रही हैं, पर लिसन करना मतलब विलिंगली किसी चीज़ को सुनना, उस पर अटेंशन पे करना। God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. एवलिन ग्लेनी के बारे में ये कोट किया, भगवान ने मे हैव टेकन, चाहे ले ली है उससे उसके सुनने की क्षमता, मतलब चाहे गॉड ने उससे उसकी सुनने की क्षमता छीन ली है, लेकिन उसने उसे कुछ ऐसा असाधारण दिया है। वॉट वी हियर शी फील्स, जो चीज़ें हमें सिर्फ सुनाई देती हैं उन चीज़ों को वो महसूस करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हमसे कहीं ज़्यादा गहराई से वो उन चीज़ों को महसूस करती है। मतलब जिस चीज़ों को हम सुनते हैं वो उन चीज़ों को पूरी गहराई से महसूस करती है, और यही कारण है, इसीलिए वो संगीत को इतनी खूबसूरती से एक्सप्रेस कर पाती है, व्यक्त कर पाती है। मतलब अगर आपको थोड़ी सी हिंट लग रही हो तो ये एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी है जो कि सुन नहीं सकती, बहरी है, लेकिन फिर भी एक संगीतकार है, म्यूज़िक बनाती है, म्यूज़िक सुनती है, एक्सप्रेस करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। ये जो कहानी है ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जो कि अपनी शारीरिक अक्षमता से लड़ी और अपनी ज़िंदगी को एक सफलता की कहानी बना दिया। तो हम ये आगे पढ़ेंगे कि एवलिन ग्लेनी की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी क्या थी और किस प्रकार उन्होंने उसे ओवरकम करके सफलता का इतिहास रचा। रश आर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. रश आर मतलब जो जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टर्म में पीक आर, मतलब वो दिन का वो समय जो कि सबसे ज़्यादा भीड़ सड़कों पे पाई जाती है। तो अगर आप नॉर्मल पीक आर की बात करो तो क्या होता है, सुबह 9 से 10 जब सब लोगों को अपने अपने काम पे जाने की जल्दी होती है, और इसी प्रकार शाम को 6 बजे से वो पीक आर शुरू होते हैं, जबकि सब लोग काम से लौटते हैं और या फिर घूमने फिरने वाले लोग घूमने फिरने निकलते हैं। तो ये पीक आर्स होते हैं, तो उन्हीं रश आर। उसी दौरान अगर आप देखोगे तो सड़कों पर भी आपको बहुत भीड़ दिखेगी, मेट्रो स्टेशंस पे आपको बहुत भीड़ दिखेगी, बस स्टॉप्स, जो भी ऐसे स्टॉप्स हों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, हर तरह में आपको ज़्यादा भीड़ दिखेगी। तो जो उस भीड़ भरे घंटों की समय की जो भीड़ थी, जॉस्टल मतलब धक्का मुक्की करना, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे स्थित जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म था उस पर जगह पाने के लिए पूरी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। बिल्कुल रश आर की भीड़ थी, पीक आर की पीक भीड़ थी। एक पतली सी लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 years, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी दिखाई दे रही थी, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड। वो नर्वस मतलब घबराई हुई भी थी और फिर भी उत्साहित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मतलब नज़दीक आती हुई, समीप आती हुई ट्रेन की। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर वो खड़खड़ाहट, वाइब्रेशन, उसकी तरंगे कंपन महसूस होने लगता है जब ट्रेन आती है। तो जब उसकी ट्रेन उसके समीप आ रही थी और वो कंपन उसे महसूस हो रहे थे,
तब वो दोनों ही फीलिंग्स महसूस कर रही थी, वो नर्वस भी थी और वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थी। क्यों? क्योंकि वो उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मतलब सम्मानजनक। इन प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, क्योंकि लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि एक नामचीन अकेडमी थी, उसमें उसका पहला दिन था वो। और डॉन्टिंग मतलब भयानक, मतलब डराने वाला या घबरा देने वाला था किसी भी टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटलैंड से पहली बार अपने एरिया से निकलकर नई जगह लंदन जा रही थी और इतनी बड़ी एकेडमी में जा रही थी, तो कोई भी होता वो नर्वस होने वाला ही कारण था। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, जो एस्पायरिंग मतलब इच्छुक, कामना रखने वाला या शुरुआती जो म्यूजिशियन है, जो ये इच्छुक संगीतकार है, ये जो लड़की है, इसमें बाकी लड़कियों से ज़्यादा बड़ा चैलेंज इसके पास है। और वो चैलेंज क्या है कि वो डेफ है। बिगर यूज़ किया है यहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है। किससे कंपेयर किया है कि जो कोई भी अगर 17 साल की लड़की पहली बार अपने होम क्षेत्र से निकलकर और लंदन जैसी बड़ी एकेडमी में जा रही है तो घबराएगी। मतलब उसकी जगह कोई भी और लड़की उसकी हम उम्र होती तो वो घबराती, लेकिन उससे ज़्यादा, उन बाकी लड़कियों से ज़्यादा बड़ा संघर्ष उसके पास था, चैलेंज, चुनौती उसके सामने थी। वो क्या थी कि वो बहरी थी। प्रोफाउंड मतलब गहरा, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक, कि वो लगभग पूरी तरह से डेफ थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. एवलिन ग्लेनी की जो ये सुनने की क्षमता का नुकसान था, ये जो उसका बहरापन था, ये ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे हुआ। मतलब एकदम से वो सडनली बहरी नहीं हुई, सडनली उसको ये लॉस नहीं हुआ हियरिंग, बल्कि धीरे धीरे हुआ। मतलब क्षमता जो सुनने की थी वो धीरे 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 कम होती गई और फाइनली पूरी तरह से चली गई। उसकी मदर को याद है कि उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया था कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग वाज रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ है, जब वो 8 साल की थी और अपना पियानो बजाने के टर्न आने पर अपना वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी. जो इजाबेल ग्लेनी उसकी मदर है, वो ये कहती हैं कि उन्होंने उसका नाम पुकारा कि तुम्हारी बारी आ जाओ, तो उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली भी नहीं। और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि उसने शायद सुना ही नहीं था कि उसका नाम लिया गया। तो तब पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इसके सुनने के साथ कुछ गड़बड़ है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a doctor. For quite a while मतलब कुछ समय तक एवलिन ने मैनेज किया, मतलब किसी तरह उसने वो सफल हो चुकी कि अपनी ये जो बढ़ती हुई बहरापन है वो कंसील करना, मतलब छुपाना। तो कुछ समय तक उसने किसी प्रकार ये मैनेज किया कि वो अपने इस बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स को छुपा पाई। लेकिन जब तक वो 11 साल की हुई उसके मार्क्स डिटेरियोरेट, मतलब पूरी तरह से गिर चुके थे, घट चुके थे। और तब उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनके जो स्कूल की हेड थी, उनकी प्रिंसिपल थी, उन्होंने अर्ज मतलब जोर दिया, उनके पेरेंट्स से ये जोर देकर कहा कि वो उसे किसी स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ के पास ले जाएं। मतलब 8 साल की थी तब उसकी मदर ने पहली बार रियलाइज़ किया, और 11 साल की हुई तब तक इतनी क्षमता घट चुकी थी कि फाइनली उसके मार्क्स भी बहुत कम हो चुके थे, स्कूल में परफॉर्मेंस कम हो चुकी थी। तो उसके हेड मिनिस्टर्स को, उसके पेरेंट्स को बुलाकर ये चीज़ कहनी पड़ी। तो जब वो उसे लेकर गए, इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked back, says Evelyn. तब उनको ये पता चला कि उसकी जो हियरिंग थी, उसकी जो सुनने की क्षमता थी, वह सीवियरली इम्पेयर्ड. सीवियरली मतलब बहुत सीरियसली, बहुत ज़्यादा मात्रा में. इम्पेयर्ड मतलब कमज़ोर हो जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना. तो जब वो उसे स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, डॉक्टर्स के पास लेकर गए, तब उन्हें ये चीज़ पता चली कि उसकी जो सुनने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षतिग्रस्त हो चुकी है ग्रेजुअल नर्व डैमेज के कारण। मतलब ब्रेन की जो नर्व थी वो धीरे धीरे
किसी बीमारी, किसी परेशानी के कारण वो डैमेज होती गई और उस डैमेज नर्व के कारण उसके सुनने की क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होती गई। देवर एडवाइज्ड, उन डॉक्टर्स के द्वारा उनको ये सलाह दी गई कि उसको हियरिंग एड्स फिट कर दिए जाए। हियरिंग एड आप जानते होंगे, मशीन आती है कान में लगने की, तो उनको ये सलाह दी गई कि उसकी वो मशीन लगा दी जाए और फिर स्पेशल स्कूल में भेजा जाए जो कि डेफ बच्चों के लिए ही हो। ऐसे नॉर्मल स्कूल, मतलब जहाँ रेगुलर स्कूल हैं, जहाँ रेगुलर बच्चे हैं, वहाँ के बजाय उसको एक विशेष स्कूल जो कि मूक बधिरों का ही स्कूल है, वहाँ पर उसे भेज दिया जाए। एवलिन याद करते हुए कहती है कि एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, अचानक से सब कुछ काला नज़र आने लगा था। काला नज़र आना एक सिंबलाइज है जिसमें हम ये सिंबल है जिसमें हम ये सिंबलाइज करते हैं कि टोटल अंधकार दिख रहा था, मतलब सब तरफ निराशा ही निराशा नज़र आ रही थी, कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। लेकिन एवलिन, गिव अप करना मतलब हार मानना, लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। डिटरमिन्ड मतलब पूरा दृढ़ संकल्प ले रखा था उसने कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिएगी और अपने जो म्यूज़िक में उसकी रुचि है उसको भी वो परस्यू करेगी, मतलब उसको भी पूरा करेगी, फॉलो करेगी। अब वो कैसे करती है, आगे उसके साथ क्या हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।